Hello students, today in this lecture we are going to do some applications of Newton's second law of motion. That is in the different situations how we are going to use Newton's second law of motion. Okay. Now before discussing with those applications, there are some few steps which are involved in the application of Newton's second law of motion. First of all, I am telling you those steps. Okay. Take a brief look. Okay. Friends, in the step 1, always you have to target the body for which the calculations are to be done. Okay? That is, in the step 1, what do you have to do? You have to identify the system. Identify the system. बेटा system क्या होने वाला है? System is that body which is under consideration. जिसको कंसिडर किया, which is under consideration. Got it, sis? Clear? Now, step second. Step second सबसे important second, वैसे वो सारे स्टेप से important है. Step second, अब बड़े ध्यान से देखिए, जैसे ही बेटा सिस्टम में या डाटा में कुछ भी हो, स्टूडेंट्स जैसे ही सिस्टम को रिलीज करते हैं, रिलीज करने के जस्ट बाद सिस्टम किस डायरेक्शन में और कैसे मूव करता है, ट्राई टू इंटरप्रेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ओके, व्हिच इज अंडर कंसिडरेशन, दैट द सिस्टम. इंटरप्रेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द body just after the release. करेक्ट? अब बेटा जब आप इंटरप्रेट करें कि बॉडी पॉसिबिलिटी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उस डायरेक्शन में आपने बॉडी का एक्सेलरेशन मार्क करना है. क्लियर? एंड मार्क इट्स एक्सेलरेशन, its direction of acceleration accordingly. Got it? बेटा ये बात समझ आ गई? कितना काम क्लियर है? मतलब जैसे ही आपने बॉडी को रिलीज किया या सिस्टम को रिलीज किया, तो सिंस जिस भी बॉडी को आप टारगेट कर रहे हैं, अगर मल्टीपल बॉडीज हैं, तो ये देखिए कि रिलीज करने के जस्ट बाद बॉडी अगर मूव करती है तो पॉसिबिलिटी किस डायरेक्शन में मूव करती है, जिस डायरेक्शन में मूव करे उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मार्क करिए. समझ आ गई बात? क्लियर? अब बड़े ध्यान से स्टेप 3, मार्क ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. बेटा सभी फोर्सेस मार्क करनी है जो बॉडी पे लगेंगी. बात समझ आ गई? सभी फोर्सेस मार्क करें जो बॉडी पर लग रही है. क्लियर? अब बेटा देखिए, हो सकता है कि कुछ फोर्सेस ऐसी आए जो एक्यूट एंगल के साथ एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाए. उन फोर्सेस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं. ठीक है? स्टेप 4, टेक द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of those forces which makes an acute or obtuse angle with the direction of acceleration. With the direction of एक्सेलरेशन. बेटा ये सिंपल सी बात समझ आ गई? बेटा वो वाली फोर्सेस जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं. बात समझ आ गई? 4 स्टेप क्लियर हो गए. जल्दी से पहले इसको कॉपी कर ले यहां, फिर बाकी स्टेप्स बताता हूं.
यस आंसर। Now since the next step, step fifth, always use summation of F parallel equals to MA। अब बेटा ये summation of F parallel क्या है, अब बड़े ध्यान से देखिए। जैसे स्टूडेंट्स let us suppose say it has a surface and the block is placed on the surface, okay, and this block is under the influence of these forces. The block is under the influence of these forces. Let us call this force as a vector F1, this force as a vector F2, this force as a vector F3, this force a vector F4, and this force a vector F5. Clear? And let us suppose that the block, it accelerates in this forward direction. Clear? Now students, how we are going to use this step? बड़े ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स देखिए, ब्लॉक के ऊपर अभी आपको 5 डिफरेंट फोर्सेस लगते हुए दिखाई दे रही हैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, फोर्स F1 को देखिए और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके बेटा, फोर्स F2 को देखिए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को देखिए। बेटा, फोर्स F2 और एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल है, तो फोर्स F2 के आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। समझ आ गई ये बात? समझ आ गई बात? अब बड़े ध्यान से देखिए, जैसे ये बॉडी है, बॉडी को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। बेटा, बॉडी के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने ये मार्क कर लिया। क्लियर? ओके। अब बेटा, फोर्सेस की डायरेक्शन बड़े ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज से ये फोर्स वेक्टर F1 था, कोई इशू नहीं है, F1 के कोई कंपोनेंट्स नहीं लेने। स्ट्रेस अब ध्यान से देखिए बेटा, F2 वेक्टर को देखिए, ये फोर्स वेक्टर F2 था, तो आपको इस फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्यों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो फोर्स है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के साथ में एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो फोर्स F2 का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहां पर क्या आ जाएगा? इट विल बी F2 cos थीटा। क्लियर? ओके। और यहां पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? इट विल बी F2 sin थीटा। समझ आ गई ये बात? अब ध्यान से देखिए, वेक्टर F3 आपको एक्सेलरेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स वेक्टर F3 के भी कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं लेते। स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा वेक्टर F4। वेक्टर F4 और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो F4 के भी कंपोनेंट्स नहीं लेने हैं। स्टूडेंट्स फिर आपको दिखाई देगा वेक्टर F5। वेक्टर F5 और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखिए, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स F5 के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं लेने। समझ आ गई ये बात? क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी फोर्सेस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इट इज टुवर्ड्स राइट। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, इट इज टुवर्ड्स राइट। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऐसे मार्क कर रहा हूं मैं, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैंने ऐसे बोल दिया। समझ आ गई ये बात? क्लियर हो गई बात? अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, टोटल फोर्सेस कितनी हो गई? F1 हो गया, क्लियर, F2 cos थीटा हो गया। बेटा F2 के तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले चुके हैं, तो जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले चुके हैं उसकी बात नहीं करेंगे, फिर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे। क्लियर? एक बार F2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लिए, तो उसके बाद आप वेक्टर F2 को भूल जाएं। उसके बाद आप वेक्टर F2 को भूल जाएं। समझ आ गई ये बात? अब कितनी फोर्सेस बचती हैं? वेक्टर F1 दिखाई दे रहा है, F2 cos थीटा दिखाई दे रहा है, F3 दिखाई दे रहा है, F2 sin थीटा दिखाई दे रहा है, वेक्टर F4 दिखाई दे रहा है, वेक्टर F5 दिखाई दे रहा है। समझ आ गई बात? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग एंड इट इज टुवर्ड्स राइट। तो स्ट्रेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखिए सर, और वो वाली फोर्सेस टारगेट करिए जो या तो एक्सेलरेशन के पैरेलल हो या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट हो। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? अब एक्सेलरेशन के पैरेलल कौन सी फोर्सेस दिखाई दे रही है? स्ट्रेस ये फोर्स F1 देखिए, ये आपको एक्सेलरेशन के लॉन्ग दिखाई दे रही है। बेटा ये फोर्स F2 cos थीटा देखिए, ये भी आपको एक्सेलरेशन के लॉन्ग दिखाई दे रही है। तो स्ट्रेस ये दो फोर्सेस कंसीडर करनी है। अब बेटा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको देखिए। अब आपको ये फोर्स F4 वेक्टर या एक्सेलरेशन वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो इन टोटल स्ट्रेस आपको ये तीन फोर्सेस कंसीडर करनी है। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लें। अब देखिए स्ट्रेस इस वाले स्टेप में बेटा, ये सिग्मा F पैरेलल क्या है? ध्यान से देखिए बेटा,
सिग्मा एफ पैरेलल क्या है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दोज फोर्सेस which are either parallel or anti-parallel to the direction of acceleration. To the direction of acceleration. बात समझ आ गई? क्लियर? अभी जो फिगर हम मिटा चुके हैं, बड़े ध्यान से दोबारा देखिए, पेरेंट फिगर को देखिए, पेरेंट फिगर को देखिए, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखिए, एक्सेलरेशन के अलोंग जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको पॉजिटिव लें, और जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनको नेगेटिव लें। क्लियर? ओके, यहां पर बेटा ये स्केल है, ये स्केल है। स्केल क्या कहती है? फोर्सेस इन द डायरेक्शन of acceleration, in the direction of acceleration are taken positive, ठीक है, and the forces in the direction opposite to acceleration are टेकन नेगेटिव। बेटा जो फोर्सेस एक्सेलरेशन डायरेक्शन दिखाई दे उनको पॉजिटिव लेना, जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट दिखाई दे उसको नेगेटिव लेना। बात समझ आ गई? अब बेटा ये जो हमने लिखा है, ये जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा जब भी इक्वेशन फॉर्म करना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, तो आपको बेटा सिग्मा एफ पैरेलल वेक्टर सॉल्व करना है। सिग्मा एफ पैरेलल वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे? सिग्मा एफ पैरेलल वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट है ऑफ दोज फोर्सेस व्हिच आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब आपने सिर्फ वो वाली फोर्सेस कंसीडर करनी है जो या तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर? बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में अगर आपको एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस नजर आ रही हैं तो उनको इस स्टेप में आपने भूल जाना है, नेग्लेक्ट करना है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब बेटा किस फोर्स को पॉजिटिव लेना है, किस फोर्स को नेगेटिव लेना है? बेटा वो वाली फोर्सेस जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होंगी उनको पॉजिटिव लेना है, और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई देंगे उनको नेगेटिव लेना है। समझ आ गई बात? एक बारी बेटा सिग्मा एफ पैरेलल सॉल्व हो जाए, इक्वल्स टू एम ए डाल देना है। अब ध्यान से देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। पहले आप ऐसा करें, इसको कॉपी कर लें, यस सर, सॉल्व कर लिया। अब बड़े ध्यान से देखिए, पहले सिग्मा एफ पैरेलल को सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ पैरेलल, सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है जो फोर्सेस दिखाई दे रही है, दे आर F1। F1 को पॉजिटिव लिया क्योंकि F1 और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में। फिर आया F2 cos थीटा, बेटा फोर्स F2 दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिया F2 cos थीटा, ये भी एक्सेलरेशन डायरेक्शन में आ गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया। क्लियर? अब बेटा देखिए बाकी की जो फोर्सेस हैं उनमें सिर्फ F4 दिखाई दे रहा है, वेक्टर F4 दिखाई दे रहा है जो कि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो इट इज माइनस ऑफ F4। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखो बेटा, जब सिग्मा एफ पैरेलल को लिख रहे हैं, सिग्मा एफ पैरेलल को लिख रहे हैं तो सिर्फ आपने एरो का साइन कंसीडर नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि हम रिजल्टेंट कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है? अब बड़े ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट या फिर एक काम करें, यहां से ये एरो का साइन हटा लिया, यहां से एरो का साइन हटा लिया, यहां से एरो का साइन हटा लिया, आसान हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस F1 प्लस से F2 cos थीटा माइनस से F4 इज इक्वल्स टू m। तो बेटा ये इक्वेशन फॉर्म हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से
आपको स्टेप फिफ्थ तक पहुंचना है। स्टेप फिफ्थ प्राइमरी स्टेप है, इसको सॉल्व करना था, F इक्वल टू एम ए तक पहुंचना था। F इक्वल टू एम ए तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स पहले 4 स्टेप्स करने जरूरी है। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके। अब बेटा इसके बाद स्टेप 6, बेटा ये स्टेप 6 सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में यूज होगा। क्लियर हो गई बात? अगर बेटा सरफेसेस स्मूथ हैं तो ये स्टेप 6 यूज नहीं होगा। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर स्टूडेंट्स हम बेटा परपेंडिकुलर फोर्सेस के रिजल्टेंट की बात करेंगे। स्टेप 6 यूज सिग्मा एफ परपेंडिकुलर एज 0। बेटा सिग्मा एफ परपेंडिकुलर 0 आएगा। अब सिग्मा एफ परपेंडिकुलर क्या है? सिग्मा एफ परपेंडिकुलर इज द रिजल्टेंट of those forces, or say of the forces which are perpendicular to the direction of acceleration. समझ आ गई बात? ये लास्ट स्टेप 6 है। 6th स्टेप लास्ट है। कॉपी करें, जल्दी से कॉपी कर लें। यस सर, इट्स डन। अब बड़े ध्यान से देंगे बेटा। बेटा 6 स्टेप के लिए स्किल्स दे रहा हूं, स्किल दे रहा हूं 6 स्टेप के लिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो भी हॉरिजॉन्टल है या अगर सरफेसेस इंक्लाइन भी होंगी तो कोई इशू नहीं है। बेटा जो फोर्सेस ऊपर की साइड दिखाई दे उनको पॉजिटिव लेना, जो नीचे की साइड दिखाई दे उनको नेगेटिव लेना। क्लियर हो गई बात? आप बड़े ध्यान से देखिए। सिग्मा एफ परपेंडिकुलर वो कैसे लिखना? सिग्मा एफ परपेंडिकुलर वो कैसे लिखना? फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन पॉजिटिव and downward forces are taken negative. समझ आ गई बात? क्लियर? ओके। स्टेप 6 था सिग्मा एफ परपेंडिकुलर इज 0। अब बड़े ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं, जब आपने F2 के कंपोनेंट्स लिए थे, F2 के आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए थे, ये F2 वेक्टर था, ये एंगल थीटा है, एक्सेलरेशन से 100 डायरेक्शन में था, यहां पर F cos थीटा था और यहां पर F sin थीटा था। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 फोर्सेस आएंगी। F3 आएगा जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, F2 sin थीटा आएगा, F2 sin थीटा आएगा जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, और F5 आएगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो सिग्मा F परपेंडिकुलर इज रिटन एज, F3 को पॉजिटिव रखिए प्लस F2 sin थीटा को पॉजिटिव रखिए माइनस F5 को नेगेटिव रखिए और सॉल्व करने। So this F3 plus say F2 sin theta minus F5 is equals to 0। बेटा ये इक्वेशन है, स्टेप 6 के लिए ये इक्वेशन है। बात समझ आ गई? और याद रखें, ये जो स्टेप 6 है ये उन प्रॉब्लम्स में होगा जहां पर फ्रिक्शनल फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी। क्लियर हो गई बात? जल्दी से कॉपी कर ले।
यस अंडरस्टैंड। बेटा आज ही क्लास में करते हैं कनेक्टेड मोशन। क्लियर हो गई बात? कोई भी दो ब्लॉक्स है, दे आर कनेक्टेड विद द लाइट स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज पास्ड ओवर द पुली। समझ आ गई बात? दो सिचुएशंस करने वाला हूं। पहली सिचुएशन ध्यान से देखें। बेटा देखिए, ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी। क्लियर? The two blocks A and B, they are connected with the light string and the string is passed over the massless pulley. Okay? Let us suppose this is a rigid support और इस rigid support से बेटा ये पुली एक सस्पेंडेड है, ये एक massless पुली है जो रोटेट कर सकती है। ठीक है? अब बेटा इस तरीके से देखिए, ये सिस्टम लेना है, स्ट्रिंग को पुली के ऊपर पास कर देना है, तो क्या होगा? ब्लॉक ए लेफ्ट साइड पे लटकेगा और ब्लॉक बी राइट साइड पे लटकेगा। क्लियर हो गई बात? अभी जब तक पकड़ के रखा हुआ है तब तक तो ये होगा। अब जैसे ही रिलीज करेंगे तो क्या होगा? जो ब्लॉक भारी होगा वो नीचे जाएगा और जो ब्लॉक हल्का होगा वो ऊपर जाएगा। सीधी सी बात होगी। जिस ब्लॉक का मास ज्यादा होगा वो ब्लॉक नीचे जाएगा और जिस ब्लॉक का मास कम होगा वो वाला ब्लॉक ऊपर राइज करेगा। पल्ले पड़ गई बात? क्लियर हो गई बात? ओके, मान लेते हैं बेटा ब्लॉक ए का मास m1, ब्लॉक बी का मास मान लेते हैं m2। क्लियर? अब स्टूडेंट्स देखिए, अब ऐसा करते हैं, हम अपने 6 के 6 स्टेप्स फिट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग। पहली बात। दूसरी बात, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब बेटा देखिए, जैसे ही हम सिस्टम को रिलीज करेंगे, जस्ट आफ्टर द रिलीज, क्लियर, जस्ट आफ्टर द रिलीज मान लेते हैं सर m1 इज ग्रेटर देन m2। कंडीशन डाल दी, m1 इज ग्रेटर देन m2। तो बेटा m1 इज ग्रेटर देन m2। क्लियर? तो जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे तो बेटा ब्लॉक ए क्योंकि भारी है और ब्लॉक बी हल्का है, तो ब्लॉक ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से देखिए बेटा, पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द सिस्टम। सिस्टम को देखिए, सिस्टम को देखिए। तो बेटा एक टाइम पे एक ब्लॉक को देखना है, एक टाइम पे एक ब्लॉक को देखना है। ठीक है? जैसे हम मान लेते हैं पहले ब्लॉक ए को देख रहे हैं, तो बेटा जैसे इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ब्लॉक ए के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेटा जब दोनों ब्लॉक्स को आप जैसे ही रिलीज करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मार्क करते हैं। समझ आ गई ये बात? तो एक्सेलरेशन मार्क हो गया। ब्लॉक ए को देख रहे हैं, ब्लॉक बी को भूल जाइए, ब्लॉक बी को भूल जाइए, सिर्फ ब्लॉक ए को देखिए। तो ब्लॉक ए हमारा सिस्टम है। क्लियर? अब जब ब्लॉक ए हमारा सिस्टम है तो ब्लॉक ए, पहला स्टेप हो गया, सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया कि हम ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं। सिस्टम हो गया भैया ब्लॉक ए। अब बेटा ब्लॉक ए के जो पॉसिबल कॉन्टेक्ट्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे। Let us suppose that this is the block A and this block A is in contact with the string। ठीक है? ओके। और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बात आई स्टेप थर्ड की। स्टेप सेकंड हो गया मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब स्टेप थर्ड की बात करेंगे। स्टेप थर्ड में वी हैव टू मार्क द
पॉसिबल फोर्सेस, जितनी फोर्सेस एक्सेस करती हैं सबको मार्क करना है, जितनी भी फोर्सेस एक्सेस करती हैं सबको मार्क करना है। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपने जब भी मैकेनिक्स करेंगे तो सबसे पहले आपने बॉडी का वेट मार्क करना है, बॉडी का वेट मार्क करना है। वेट क्या होता है? वेट होता है mg। वेट क्या हो गया? इट विल बी m1g। डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और यूं कह लें कि बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले वेट मार्क किया जाएगा, हमेशा हमेशा सबसे पहले वेट मार्क होगा। तो आपने वेट मार्क किया m1g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा ये ब्लॉक स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एग्जिस्ट करेगा, लेट अस सपोज से कैपिटल टी। क्लियर हो गई ये बात समझ आ गई? अब देखिए, अब ये चीजें यहां पर भी मार्क करनी बेटा। वेट m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन t अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? और जब आप ब्लॉक बी को एज अ सिस्टम कंसीडर करेंगे, ब्लॉक बी को एज अ सिस्टम कंसीडर करेंगे, तो बेटा बी को देखिए, ब्लॉक बी को देखा, ब्लॉक बी के पॉसिबल कॉन्टेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सेंस स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। अब बेटा अगर ब्लॉक ए नीचे जाएगा तो ब्लॉक बी किधर जाएगा? ब्लॉक ए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन मार्क करें बेटा, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी। क्यों? क्योंकि बेटा जितना डिस्टेंस ब्लॉक ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगा। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? ओके। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन मार्क हो गया, सिस्टम आइडेंटिफाई हो गया, पहले दो स्टेप्स हो गए। अब बेटा बात करेंगे फोर्सेस की। बेटा बॉडी बी के ऊपर जो वेट होगा दैट विल बी m2g इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ब्लॉक बी क्योंकि स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, लास्ट लेक्चर के अंदर टेंशन कैसे मार्क करना है वो सिखा दिया था मैंने। तो स्ट्रेस टेंशन t अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ये बात समझ आ गई? ओके, स्टेप थर्ड तक पहुंच चुके हैं दोनों ब्लॉक्स के लिए। ओके, अब टारगेट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए स्टेप फोर्थ के बारे में। स्टेप फोर्थ के बारे में हमने सिर्फ उन फोर्सेस की बात की थी जो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बनाए। अब ध्यान से देखिए, जब ब्लॉक ए को आप देख रहे हैं, ब्लॉक ए को जब आप देख रहे हैं तो ब्लॉक ए में टेंशन दिखाई दे रहा है, टेंशन आपको एक्सेलरेशन के ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, वेट m1g दिखाई दे रहा है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स नहीं लेने, क्योंकि दोनों में से कोई भी फोर्स एक्यूट एंगल नहीं बना रही है। समझ आ गई बात? इसी तरीके से ब्लॉक बी को देखिए बेटा, ब्लॉक बी का टेंशन दिखाई दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है टेंशन वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट m2g लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो स्टूडेंट्स टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन से, टेंशन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं लेने। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल नहीं है। वेट m2g और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट दिखाई दे रही है, इसके भी कंपोनेंट्स नहीं लेने। बात समझ आ गई? कंपोनेंट्स कब लेने हैं? कंपोनेंट्स तब लेने हैं जब बेटा फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के साथ या तो एक्यूट एंगल बनाए या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाए। बात समझ आ गई? ना एक्यूट है ना ऑब्ट्यूज है, 0 डिग्री का अगर एंगल आ जाए, 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन, बेटा 180 डिग्री का एंगल आ जाए मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, और अगर परपेंडिकुलर आ जाए मतलब 90 डायरेक्शन। तो इन तीनों केसेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं लिए जाते। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर? अब इसके बाद स्टेप फोर्थ तक बात समझ आ गई। अब बात करेंगे स्टेप फिफ्थ की। पहले ब्लॉक बी के लिए, पहले ब्लॉक ए के लिए, उसके बाद ब्लॉक ए के लिए। क्लियर ना? एक काम करें, आप जल्दी से कॉपी कर लें इसको। Yes, so it's done. अब क्या करेंगे बेटा? अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे फॉर द ब्लॉक ए, देन फॉर द ब्लॉक बी।
now the equation for Newton's second law of motion for ब्लॉक ए। क्लियर? अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, ब्लॉक ए था बेटा, टेंशन अपवर्ड था, वेट m1g था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था। क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दोस फोर्सेस व्हिच आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ध्यान से देखिए, m1g आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, टेंशन t एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो बेटा m1g को पॉजिटिव रखेंगे, टेंशन को नेगेटिव रखेंगे, तो m1g माइनस टी। तो बेटा m1g माइनस टी, ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस व्हिच आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज इक्वल्स टू m1a। नाउ वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। क्लियर? अब बेटा बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बेटा इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे फॉर द ब्लॉक बी। इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के लिए तो पहले ब्लॉक बी को देखिए, ब्लॉक बी दिखाई दे रहा है बेटा। ब्लॉक बी पर जो फोर्सेस दिखाई दे रही हैं, टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, वेट m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन आपको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो सेंस यहां से देखिए, टेंशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए टेंशन को पॉजिटिव रखेंगे। वेट m2g एक्सेलरेशन के ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, इसलिए वेट m2g को नेगेटिव रखेंगे। तो सेंस इक्वेशन फॉर्म करते हैं, t पॉजिटिव, वेट m2g नेगेटिव, इट विल बी इक्वल्स टू m2a। तो बेटा ब्लॉक बी के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमें बेटा टेंशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? जल्दी से कॉपी कर लें। Yes, sir. Now, solving equation 1 and equation 2. Equation 1 beta m1g minus t is equals to m1a और बेटा t minus m2g is equals to m2a। दोनों इक्वेशंस हो गई। अब दोनों इक्वेशंस में बेटा टेंशन हमेशा होता है इंटरनल फोर्स। तो आपको एडवांस से बता रहा हूं बेटा, टिप दे रहा हूं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आप जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं ऐड, तो बेटा t यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, जब ऐड करेंगे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचता है, m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ये बचता है। बात समझ आ गई? अब बेटा सिर्फ सॉल्व करें मैग्नीट्यूड को। अब बेटा मैग्नीट्यूड को सॉल्व करें तो m1 माइनस m2, g इज मेड कॉमन, m1 प्लस m2, a इज मेड कॉमन। समझ आ गई बात? तो बेटा आपको मिला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, m1 माइनस से m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस से m2 मल्टीप्लाई विद। तो फ्रेंड्स इस कॉन्फ़िगरेशन में ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इतना निकल के आएगा। बात समझ आ रही? अब ध्यान से सुनिए, इस कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल
बेटा अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो ध्यान से देखिए, पहले तो दोनों ब्लॉक्स हवा में लटके हुए थे, अब की बारी बेटा दोनों ब्लॉक्स वेज के ऊपर प्लेस्ड हैं, इसको वेज बोलते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। अब बेटा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, ये सारे के सारे स्टेप्स को यूज करके फिर निकाला जाता है। तो ऐसा मत करना कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आप ये वाला एक्सप्रेशन जिसको आप बचपन में फॉर्मूला बोलते थे यूज मत कर लेना, गलत हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। समझ आ गई बात? ओके, तो मतलब बेटा कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बदलेगा, टेंशन का मैग्नीट्यूड बदलेगा, डिफरेंट होने वाला है। जिस भी कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है उस कॉन्फ़िगरेशन में इन 6 के 6 स्टेप्स को फिट करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो बेटा एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। क्लियर? हम इक्वेशन सेकंड को यूज करते हैं, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, क्या करें, टेंशन को कैलकुलेट करें। टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम बेटा एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर प्लेस करेंगे using the equation second, t minus m2g is equals to m2a. So the t is written as m2g plus m2a. यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू डालें। So the t is written as m2g plus m2 multiplied with m1 minus say m2 divided by m1 plus say m2 multiplied with g। ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? तो ये इक्वेशन थर्ड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड था। अब टेंशन का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, जल्दी से कॉपी करें, फिर मिटाना है मुझे। डन? यहां तक हो गया। अब यहां पर कर रहा हूं, t is written as m2g is made common, m2g दिखाई दे रहा है, m2 into g दिखाई दे रहा है, कॉमन लेने हैं। 1 plus m1 minus say m2 divided by m1 plus say m2 सॉल्व कर लेते हैं। t is written as m2g m1 plus say m2 plus say m1 minus say m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस से m2। बात समझ आ गई? m2 से m2 कैंसिल करें, सो t is written as m2g, it is twice of m1 divided by m1 plus m2। गॉट इट? तो टेंशन t निकल के आता है बेटा twice of m1 m2 divided by m1 plus m2 into say g। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से आपको मिला मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर? बेटा लेक्चर्स करा दिए थे मैंने जब टेंशन की बात की थी। गिवन प्रॉब्लम में अगर बेटा एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स होंगे तो स्ट्रिंग्स में टेंशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, और अगर एक ही स्ट्रिंग होगा तो टेंशन का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होगा। समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी कर ले। यस सर, बेटा बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।